नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। 30 जुलाई को 1993 के मुंबई धमाकों के आरोपी याकूब मेमन को फांसी दी जाएगी और उसी दिन याकूब का इत्तेफाक से 52वीं सालगिरह है। 20 साल की सजा वो काट चुका है। 1993 बम धमाकों के मामले में ये पहली फांसी है, लेकिन फांसी उन्हें नहीं मिल रही है जो इसके मास्टरमाइंड हैं, यानी याकूब का भाई टाइगर मेमन, जो अभी भी पाकिस्तान में आईएसआई की पनाह में है। याकूब और उसके परिवार के बाकी लोग आईएसआई के चंगुल से छूटकर भारत के कानून का सामना करने के लिए लौटे थे। याकूब के जरिए पाकिस्तान का इस धमाके में शामिल होने का जो तमाम उसके सबूत थे वो मिले और पता चला कि धमाके के बाद कैसे पाकिस्तान ने मेमन परिवार को बिना किसी पासपोर्ट और वीज़ा के पाकिस्तान आने दिया, और न सिर्फ आने दिया, पौश और महफूज इलाके में डिफेंस कॉलोनी में उन्हें 20 कमरों का बंगला दिया। बावजूद इसके याकूब वहां से भागकर काठमांडू आया, जहां शायद उसे सरेंडर किया या फिर नेपाल पुलिस की मदद से उसे पकड़ा गया और फिर भारत सरकार उसे लेकर यूपी के रास्ते दिल्ली आई, जहां पुरानी दिल्ली स्टेशन पर उसकी गिरफ्तारी दिखाई गई। तब RAW यानी रॉ के वरिष्ठ अधिकारी बी रमन, जो पाकिस्तान डेस्क के हेड थे और जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट किया था, उन्होंने ये बातें साफ की। जो आर्टिकल अब छपा है, जो रीडिफ ने छापा है, 2007 का ये आर्टिकल है। सवाल इस पर भी उठे कि क्या CBI के साथ कोई डील हुई थी। क्या कहा जा रहा है कि ये बड़ी कामयाबी थी इंटेलिजेंस की भी। अगर याकूब मेमन सरेंडर नहीं करता और उसके बाद उसके परिवार के दूसरे लोग नहीं आते, तो भारत सरकार को मेमन परिवार के किसी भी सदस्य को पकड़ना जो है वो मुमकिन नहीं था और शायद उम्मीद भारत छोड़ चुका था। याकूब ने भारतीय कानून व्यवस्था की मदद की, ये बात सब मानते हैं। बावजूद इसके उसे अब फांसी हो रही है। फांसी की सजा उसे हुई है, लेकिन उसके भाई टाइगर जो है उसे फांसी की सजा नहीं हुई, जो मास्टरमाइंड है। और ये बात टाइगर की सच होती लग रही है। उसने जब याकूब लौट रहा था तो कहा था कि तुम वहां गांधीवादी बनकर जा रहे हो, आतंकवादी बना दिए जाओगे। ये 1993 ब्लास्ट में पहली फांसी है। टाइगर मेमन अभी भी फरार है। मास्टरमाइंड किसी भी मामले में नहीं पकड़े गए हैं। छोटे खिलाड़ियों को बड़ी सजा देकर क्या इंसाफ होगा और क्या संदेश हम दे रहे हैं, जबकि मास्टरमाइंड खुले घूम रहे हैं? ये सवाल हम आज पूछना चाहते हैं और हमारे साथ यहाँ पे तमाम मेहमान मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे साथ जलगांव से जुड़ रहे हैं उज्जवल निकम, जो 1993 के मुंबई बम धमाकों के केस में वकील हैं। डॉक्टर तस्लीम रहमानी यहाँ स्टूडियो में है, प्रेसिडेंट मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। जयदेव रानडे, फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी RAW। जोगिंदर सिंह, पूर्व CBI डायरेक्टर। माजिद मेमन जुड़ रहे हैं, जो NCP के सांसद और वरिष्ठ वकील हैं, इस केस से जुड़े रहे हैं। युग मोहित चौधरी, वरिष्ठ वकील हैं। मेरे साथ मसीह रहमान हैं, वो पत्रकार जिन्होंने इस पर काफ़ी खुलासा किया है, इस केस से जुड़े रहे, इस पर काफ़ी काम किया है, वो गार्डियन में हैं अभी। मसीह रहमान हमारे साथ में। मैं ये नहीं कहूँगी कि याकूब मेमन जो हैं वो निर्दोष हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि याकूब मेमन ने जिस तरह से लीगल सिस्टम के साथ काम किया, कोऑपरेट किया, सहयोग किया, तो क्या उन्हें फांसी होनी चाहिए या इतनी मदद के बाद शायद सज़ा कुछ कम हो जानी चाहिए थी? मेरे साथ जलगांव से उज्जवल निकम जुड़ रहे हैं और सबसे पहले मैं उज्जवल निकम आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या याकूब मेमन को फांसी देना काफ़ी है, या फिर जैसा सलमान खान ने भी ट्वीट में कहा, वो बात सलमान खान की नहीं है। सवाल ये सब जगह से उठ रहे हैं कि जो मास्टरमाइंड है टाइगर मेमन, उसे हम पकड़ नहीं पाए, वो अभी भी फरार है, और याकूब मेमन को फांसी देने से क्या मुंबई हमलों का, मुंबई धमाकों पर इंसाफ मिल जाएगा? क्या क्लोजर होगा इसका? याकूब मास्टरमाइंड नहीं, यह कहना गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में पूरे तरह से कहा है कि किस तरह से 93 की बम ब्लास्ट की साजिश हुई थी, याकूब का उससे किस प्रकार हिस्सा था, और ये जुडिशियल फाइंडिंग, कंकरेंट फाइंडिंग है, ताड़ा कोर्ट की फाइंडिंग, सुप्रीम कोर्ट ने अपील की, रिव्यू पिटीशन डिसमिस किया। तो याकूब मास्टरमाइंड नहीं, सिर्फ टाइगर है, ये कहना भी गलत है। दूसरी बात जो है कि आज ये सवाल खड़ा करना कि क्या उसकी फांसी मुनासिब है, ये सवाल बेबुनियाद इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 257 लोगों की हत्या में, जो निर्दोष लोग थे उनकी हत्या में याकूब को दोषी करार कर दिया है। माजिद मेमन, ये कहा जाता है कि अगर कोई शख्स जो है वो सहयोग करता है कानून के साथ, अप्रूवर CBI ने उसे नहीं बनाया, पर क्या ये सवाल भी उठता है, आप लोगों ने इस बात को, अब ये बात बी रमन के आर्टिकल में या मसीह रहमान साहब कह रहे हैं
कि उनको अप्रूवर बनाया जा सकता था, क्योंकि उसकी मदद से इतनी बातें सामने आई, पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आई, किस तरह पाकिस्तान में बिना पासपोर्ट वीज़ा के आराम से रह रहे थे, उसके बाद पूरा परिवार लौट कर आया। तो आप लोग इन सब बातों को क्या जोर शोर से पेश नहीं कर पाए, या आप भी ये जो कह रहे हैं उज्जवल निकम, उसका आपके पास क्या डिफेंस है कि वो मास्टरमाइंड है, याकूब भी मास्टरमाइंड है? जस्टिस बेदी जो सुप्रीम कोर्ट ही के जज रह चुके हैं, अभी रिटायर हुए हैं कुछ अर्सा पहले, उन्होंने कहा कि जो हालात बने हैं उसके पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लेकर वो फांसी रोक देनी चाहिए। क्योंकि देखिए रमन की जो बात है नगमा, ये बहुत अहम है कि ये किसी भी कारणवश रमन जी आज नहीं रहे, दुख की बात है, लेकिन रमन जी को ये बात बहुत पहले कह देनी चाहिए थी। उन्होंने ये बात पहले क्यों नहीं कही, इसकी हम तफ्तीश नहीं कर सकते, इसलिए कि रमन जी अवेलेबल नहीं है आज। लेकिन मैं उज्जवल साहब से भी ये पूछूंगा कि अगर जो रमन साहब एक नहायत ही रिस्पेक्टेड और क्रेडिबल अफसर का काम कई वर्षों तक कर चुके हैं देश की सेवा में, और जिस वक्त याकूब की गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त वो उस डिपार्टमेंट के उस काम के हेड थे, और उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि याकूब ने मदद की है जिसके ज़रिए पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट ज़ाहिर आया हुआ है, और याकूब को हरगिज़ फांसी नहीं होनी चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार की तरफ से और प्रोसिक्यूशन की तरफ से और सीबीआई के उन अफसरान की तरफ से जिन्होंने मुकदमा पेश किया, कि उन्होंने इस सच्चाई को क्यों छुपाया, याकूब के साथ क्या अंडरस्टैंडिंग हुई थी। आप उनके पहले वकील श्याम केसवानी का बयान देखिए, वो क्या कह रहे हैं कि जब वो सरेंडर हुए तो पहले दिन उनकी बेल एप्लीकेशन करने के लिए सीबीआई ने कहा आप पहले ही दिन, टेररिस्ट टाडा केसेस में कभी पहले दिन बेल एप्लीकेशन नहीं की जाती, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, महीनों श्याम के बाद केसवानी ने कहा है कि सीबीआई के एक अफसर पहले ने दिन उनसे पहले सीबीआई दिन का कहा कि बेल अफसर वकील एप्लीकेशन से बुला के कहता है कि लेकिन बाद में कहा कि दिल्ली से ऑर्डर जो है वो बदल गया है। श्याम केसवानी 12 घंटे में मौसम बदल गया, ये क्या है सारा चक्कर। जोगिंदर सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि रमन मेरा बैचमेट था, आमतौर पर झूठ नहीं बोलता, वो ऑनेस्ट अपराइट था, पर ये रा की कमिटमेंट देने की अथॉरिटी नहीं है। ऐसी अथॉरिटी सिर्फ गवर्नमेंट के पास है, जो अबू सलीम के बारे में है, उन्होंने पोर्चुगल गवर्नमेंट को लिख के देखी, इसको फांसी नहीं होगी। दूसरी बात है ये गिल्टी है या नहीं है, छुपाया गया या नहीं छुपाया गया, हमें पब्लिक डोमेन में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं कि जब वो आया, जब काठमांडू वो आया, वहां उसको या तो उसने सरेंडर किया या उसे पकड़ के लाया गया, दोनों। बी रमन ने अपने आर्टिकल में लिखा भी था कि ये याकूब मेमन का कहना भी सही है कि ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से नहीं पकड़ा गया, और ये सीबीआई का भी कहना दुरुस्त है कि ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया। यानी अब तो बातें सामने आ गई हैं कि वहां से उसे यहाँ लाया गया, सरकारी प्लेन में उसकी गिरफ्तारी यहाँ दिखाई गई, जो कि एक प्रोसीजर है। तो आप कह रहे हैं कि सीबीआई के पास और रॉ के पास ये अधिकार नहीं है कि ये वादा करते कि आप अगर हमारे साथ कोऑपरेट करें, कमिटमेंट नहीं दे सकते, नहीं दे सकता। अच्छा। और दूसरे ये कह देना कि फलाना मास्टरमाइंड है, एब्सेंट मैन इज ऑलवेज रॉन्ग, जो पाकिस्तान में कहीं भी सारा इल्जाम उस पर डाल दो, ये नहीं है। जब बी रमन की चूंकि लेख सामने आ गया है, शीला भट्ट ने उनका इंटरव्यू भी किया था, और 2007 का वो लेख अब रीडिफ ने छापा है इस ऐसे वक्त पर। सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि क्या याकूब मेमन को फांसी देने से इस केस का क्लोजर होता है? जयदेव रानड़े जी, आपको क्या लगता है? खैर, दाऊद और टाइगर मेमन का तो इन्वॉल्वमेंट तो है ही, पर याकूब मेमन का भी इन्वॉल्वमेंट है। उसने सहायता दी है इन लोगों को बॉम्ब ब्लास्ट करवाने के लिए, और मेरे ख्याल से जो ऑलमोस्ट 300 जो लोग मरे हैं, तो इसका हाथ जरूर है उसमें, तो ही हैज टू पे अ प्राइस जी। रॉ जो है और बाकी के जो एजेंसीज हैं अलग अलग तरीके अपनाते हैं लोगों को पकड़ के यहाँ लाने के लिए, टू फेस जस्टिस, और इसके साथ भी वही किया है जी। इसके साथ अंडरस्टैंडिंग क्या हुई है वो पब्लिक डोमेन में तो आई नहीं, पर एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि रमन साहब जो थे वो डायरेक्टली इंचार्ज में थे, और उन्होंने जो लिखा था ज़रूर सच लिखा होगा, पर उन्होंने फिर रोका क्यों वो आर्टिकल को? उन्होंने लिखा था 2007 में, फिर उन्होंने कहा कि छापिए मत, तो उन्हें लगा कि केस पर फर्क पड़ेगा, केस पर असर पड़ेगा शायद उनके तो कहने किस से। टाइप का, तो ये इसी टाइप का असर होगा। मसीह रहमान, मैं आपको इसमें इंक्लूड करना चाहती हूँ इस चर्चा में। आपने इंटरव्यू किया था उस वक्त जो होम मिनिस्टर थे एसबी चौहान, और उन्होंने चौहान साहब का जो इंटरव्यू छपा था, मैं पढ़ रही थी कि उन्होंने कहा था आपसे कि याकूब मेमन मिला, लेकिन
तभी उसकी गिरफ्तारी से ही पाकिस्तान का हाथ पूरी तरह से साबित हो पाया और वो बाय चांस मिला हमें, ये माना था उसके गृह मंत्री ने। यानी कि वो ये बात प्रूव होती है कि वो चाहता था लौटना, इसलिए उसको सीबीआई पकड़ पाई। ये सीबीआई के उस वक्त गृह मंत्री भी ये बात मान रहे थे। आप इस पूरे मामले पर आपके पास जो डिटेल्स हैं वो हमारे साथ जरा बांटिएगा। मैं याकूब से एक ही बार मिला हूं, जो पहली बार मिला वो सीबीआई ऑफिस में याकूब के अरेस्ट होने के चंद दिन बाद ही। और वो अभी पाकिस्तान से जब जो कपड़े पहना था वो अंगूरी रंग की शलवार वो पहना था, शलवार सीबीआई ऑफिसर की कैबिन में उसको लाया गया, वो जमीन पे बिठा के मेरे से मुलाकात हुई। अच्छा, उसके बाद सीबीआई ने मुझे चंद एड्रेसेस दिए कराची के और कहा कि भाई याकूब वहां से काफी मटेरियल ले आया है, मगर हमको ये क्लियर नहीं है ये ऑथेंटिक है या कुछ साजिश हो रही है आईएसआई की इसको भेज के यहाँ। तो आप लिख रहे हैं इंडिया टुडे के लिए कवर स्टोरी, जरा ये चेक करवाइए जी। तो मैं उसमें दाऊद इब्राहिम के बंगले का पता था, उसमें तौफीक जलियानवाला का बंगले का पता था, खुद मेमन का जो बड़ा मैंशन था उसका पता था। तो मैं एक पाकिस्तानी फोटोग्राफर जिसको मैं जानता था कराची में, उससे कहा कि भाई इसके फोटोग्राफ लेके हमको भेजो। और जब वो फोटोग्राफ आए और हम इंडिया टुडे में छापे तो सीबीआई बहुत खुश हो गई क्योंकि उनको कंफर्म हो गया। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे वीडियो दिखाई जी। और साफ था कि जो वीडियो याकूब लेके आया था अपने साथ, डिटेल्ड वीडियो थी, घर के मेमन घर की भी बहुत डिटेल्ड अंदर वीडियो थी। और वो जो पाकिस्तान से स्टिल फोटोग्राफ प्रेस फोटोग्राफर ने भेजा था वो कंफर्म हो गए। जी जी। अच्छा, और ऑडियो भी मुझे सुनाया गया। ये लोग जो बैठ के बात कर रहे हैं, ये अंडरवर्ल्ड वाले आईएसआई के बारे में, दाऊद के बारे में, उसको दाऊद कभी नहीं कहते बात करते वक्त, मुच्छड़ कहते, मुच्छड़ की बात हो रही थी। तो ये सब चीजें जो है याकूब ने वहां से ले आई थी। किस लिए? वो इसीलिए कि उसको ये लग रहा था कि उसका जो भाई ने किया बंबई में वो बहुत गलत किया जी। और वो हिंदुस्तान वापस आए और ये इंफॉर्मेशन लेके आए कि देखो कैसे टाइगर ने तो किया और ये आईएसआई का पीछे हाथ था। अच्छा, देखिए उस वक्त दिल्ली की बहुत कोशिश थी कि अमेरिका को किसी तरीके से समझा दें कि भाई इसके पीछे आईएसआई का हाथ था। थोड़ा बहुत हमारे पास था एविडेंस और नहीं, और अमेरिकन मान नहीं रहे थे जी। अच्छा, ये शंकरराव चौहान ने खुद मुझसे कहा, जो इंडिया टुडे इंटरव्यू में छपा है वो जी, कि याकूब के आने के बाद मेरे ऑफिसर 3 घंटे का प्रेजेंटेशन नए अमेरिकन एम्बेसडर फ्रैंक विजनर को दिया, जिससे अमेरिका कन्विंस हो गया कि हाँ आईएसआई की हाथ थी। अच्छा, और ये भी मैं आपको आखिर में बता दूं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि उसके बाद हम लोगों ने ये नोटिस किया जी। कि जो आईएसआई का चीफ था बम ब्लास्ट होने के वक्त, उस आईएसआई चीफ को, और मेरे ख्याल से कोई ऐसा आईएसआई चीफ नहीं है जिसको सैक किया गया है, वो अकेला था जिसको सैक किया गया। और हम लोग दिल्ली में बस यही कंक्लूड किए कि भाई अमेरिकन प्रेशर की वजह से उस आईएसआई चीफ को सैक किया है। वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है, ये स्पेकुलेशन थी, पर इसका बिल्कुल मेरे दिमाग में बिल्कुल डाउट नहीं है कि याकूब काफी मटेरियल जो लाया पाकिस्तान से, उससे हमको, इंडिया को बहुत मदद मिली, बहुत मदद मिली। जी जी। उज्जवल निकम, आप इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे कि याकूब मेमन जो लौट कर आया उसके साथ ब्रीफ केस था और उसमें कुछ कागजात थे और तमाम कागजात जो हैं वो सबूत वाले थे, तो वो अगर
इसी नियत से आया था कि वो भारत के कानून व्यवस्था को फेस करे, और जो वापस वो आया तो जैसा बता रहे हैं मसीह रहमान साहब की सीबीआई ने उन्हें खुद बताया था कि उसके सबूत के आधार पर वो नए डॉक्यूमेंट्स तैयार करके पेश कर पाए और प्रेशर बना पाए पाकिस्तान के पास। वरना क्या भारत के पास ये सबूत थे कि वो दे सकती थी इंटरनेशनल एजेंसीज को या अमेरिका के सामने या पाकिस्तान को इस पर कार्रवाई करने के लिए? पहली बात तो ये मैं कहूंगा कि याकूब सरेंडर हुआ था, ये कोर्ट के सामने कहीं किसी ने भी सबूत पेश नहीं किया। पहली बात, ना याकूब ने ऑन ओथ एविडेंस दिया, जो याकूब को पूरी तरह से अपॉर्चुनिटी थी। वो ऑन ओथ कोर्ट में कह सकता था कि मेरी और इनकी डीलिंग हुई और उस डीलिंग के वजह से मैं सरेंडर हो रहा, मैंने भारत सरकार को खुफिया जानकारी दी, ऐसा कुछ हुआ नहीं। दूसरी बात यह है कि भारत सरकार को इसकी जानकारी से क्या फायदा हुआ, यह कोर्ट में आज तक कभी नहीं आया। ना दुनिया ने माना कि 93 के बम ब्लास्ट में कि पाकिस्तान का हाथ था। हमारे जो पैनलिस्ट कह रहे थे कि भारत सरकार को मालूम हुआ कि 93 के बम ब्लास्ट से पाकिस्तान का हैंड था, ये डॉक्यूमेंट्री अगर प्रूफ हमें पास रहता तो मैं जरूर कोर्ट में ये पेश करके कोर्ट में ये सबूत पेश कर देता था। वेजिंग ऑफ वॉर जो चार्ज हमने लगाया था विड्रॉ करना पड़ा हमें बम ब्लास्ट में। अगर पाकिस्तान का हाथ उसमें हमने स्पष्ट कर सकते थे तो चार्ज वेजिंग ऑफ वॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंटेन था।